हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में मोलरिटी पर बात की थी। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। ठीक, लास्ट हमने जो न्यूमेरिकल किया था उसके लिए मैंने बोला था कि इसके मैं दो मेथड बताऊंगा। एक मेथड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा मेथड और बाद में दूसरी कंसंट्रेशन टर्म जो बची हुई है उन पर बात करेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड देखने से पहले हम एक बार वापस से क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। 20% बाय वेट किया है सॉल्यूशन था। ठीक है, परसेंटेज का मतलब 100 और वेट मतलब ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो 20% के आई का मतलब है 20 ग्राम उसमें के आई है, 20 ग्राम के आई है और रिमेनिंग क्या है 80 ग्राम सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ होता है तो बाय डिफॉल्ट किसको मान लेते हैं, वाटर को मान लेते हैं। ठीक है, ये बात हम पहले भी कर चुके थे। डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन थी 1.202 ग्राम पर एमएल। ठीक है, दूसरे मेथड में हम दो फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, और दोनों फॉर्मूला की हेल्प से डायरेक्ट मोलरिटी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो परसेंटेज वेट बाय वेट हमें दिया है इसको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। परसेंटेज वेट बाय वेट को हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज वेट बाय वेट को अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अगर मैं निकालता हूँ, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट की वैल्यू कितनी है 20 इंटू डेंसिटी कितनी है 1.202। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 20.04। ठीक है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। ठीक, तो सबसे पहले हम परसेंट वेट बाय वेट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। पहला फॉर्मूला ये ध्यान रखना है। उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला हमें मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी के लिए एक ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और किससे डिवाइड कर देंगे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वैल्यू वॉल्यूम की जो वैल्यू है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके किससे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मोलरिटी। ठीक है, अभी केवल ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। मोलरिटी निकालने के लिए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की जो वैल्यू है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और मोलर मास ऑफ सोल्यूट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगी, मोलरिटी आ जाएगी। ठीक है, अगर हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अगर हमें परसेंटेज वेट बाय वेट और डेंसिटी दी हुई है तो पहले परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूले से मोलरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, मोलरिटी निकालने के लिए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की वैल्यू है 24.04। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट मतलब के आई के मोलर मास से, जो हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी कितना है 166। जब इसको सोल्व करेंगे तो मोलरिटी का वही आंसर आएगा। ठीक है, मोल पर लीटर या कैपिटल एम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मोलरिटी फाइंड आउट करने का दूसरा मेथड। पहला मेथड डेंसिटी की हेल्प से और मास ऑफ सॉल्यूशन की हेल्प से हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला था, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाला था और वही फॉर्मूला जो डेफिनेशन है वो बेसिक चीज है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके अलावा इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों मेथड वैलिड है, दोनों मेथड से वही नंबर मिले। ठीक है, इसके बाद में अब हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म देखते हैं, नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है नॉर्मेलिटी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। इसको किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। क्या होती है नॉर्मेलिटी, जैसे मोलरिटी की डेफिनेशन होती थी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वैसे ही नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन होती है
ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वहां पर मोल्स आता था, यहाँ पर क्या आता है, ग्राम इक्विवेलेंस। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंस क्या होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंस जैसे मोल्स क्या होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है। ठीक है, उसी तरीके से ग्राम इक्विवेलेंस भी क्या होते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है। ठीक है, नॉर्मेलिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, ग्राम इक्विवेलेंस of solute dissolved in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंस डिसॉल्व है, उसी को क्या बोला जाता है, नॉर्मेलिटी बोला जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाता है, कैपिटल एन मीन्स नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंस, GMEQ मीन्स ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में लेना है, लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये किस में लेना होता है, लीटर में। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसके बाद में जैसे मोल्स को हम क्या लिखते थे, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंस को लिखा जाता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, वहां मोलर मास आता था, यहाँ क्या आता है, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्या है, एज इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अभी इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये नहीं देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में। अगर वॉल्यूम किस में दिया है, मिलीलीटर में, तो उसको 1000 से डिवाइड करके किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। ठीक है, तो सपोज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम एज इट इज अपॉन इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू, अगर वॉल्यूम हमें किस में दिया हुआ है, सपोज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया हमने मिलीलीटर में। ठीक है, तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड करूंगा, और 1000 पलटी मार के कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो मिलीलीटर में है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से नीचे डिवाइड करेंगे, वो पलटी मार के कहाँ चल जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अब नॉर्मेलिटी की यूनिट। ठीक है, नॉर्मेलिटी की यूनिट। ठीक, यूनिट क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी की, नॉर्मेलिटी की यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट मैंने बताया मोल्स की तरह ही क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है, तो ग्राम इक्विवेलेंट खुद एक यूनिट है, अपॉन वॉल्यूम की यूनिट क्या है, लीटर, तो मोलरिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, या इसी को कैपिटल एन भी बोला जाता है। ठीक है, कैपिटल एन कैपिटल एम, इनसे क्या समझना है, कैपिटल एम मोलरिटी के यूज लिया जाता है, मोलरिटी के लिए इसका मतलब होता है मोलर, कैपिटल एम मीन्स मोलर, मतलब मोल पर लीटर, कितने मोल पर लीटर। ठीक है, जो भी क्वांटिटी आगे दी हुई है, मोल पर लीटर मोलर। ठीक है, और कैपिटल एन को बोला जाता है नॉर्मल। ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन को नॉर्मेलिटी में रिप्रेजेंट किया गया है, जो भी आगे क्वांटिटी है, सपोज 1n लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 मोल। ठीक है, सॉरी 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, 1n मतलब 1 नॉर्मल, 1 नॉर्मल मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, 1m लिखा हुआ है तो 1 मोलर मतलब 1 मोल पर लीटर।
ठीक है, कैपिटल एम कैपिटल एन से ये समझना है। ठीक, ये यूनिट की बात हो गई। इसके बाद हम देखते हैं इक्विवेलेंट वेट को कैसे निकालना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए उसके मोलर मास को किससे डिवाइड किया जाता है, एक्स फैक्टर से। ठीक है, एक्स फैक्टर बोल लो या एन फैक्टर बोल लो या वैलेंसी फैक्टर बोल लो। ठीक है, एक्चुअली में हर कंपाउंड के लिए इक्विवेलेंट वेट का अलग अलग फॉर्मूला है, एसिड के लिए अलग है, बेस के लिए अलग है, तो ओवरऑल कंबाइंडली उस फॉर्मूले को मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स फैक्टर है, यहाँ पे जो एक्स फैक्टर है, एक्स फैक्टर एसिडिटी भी हो सकता है, बेसिसिटी भी हो सकता है और वैलेंसी भी हो सकता है। ठीक है, तीन अलग अलग चीजें, तो उनको कंबाइंडली हमने एक्स फैक्टर लिख दिया। किस केस में कौन सी चीज कौन सी वैल्यू यूज की जाती है और किसके लिए यूज की जाती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करना है, केवल उसको ध्यान देना है। इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं रखना है, इसलिए मैं बता भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, सिंपली हमें क्वेश्चन में अगर नॉर्मलिटी पूछेगा तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। ठीक, और इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करना है, उस सब्सटेंस के मोलर मास को एक्स फैक्टर से डिवाइड कर देना है। ठीक, सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका एक्स फैक्टर किस मेथड से निकलना है। ठीक है, देखो इधर एक्स फैक्टर एसिडिटी, बेसिसिटी, वैलेंसी हो सकता है। सबसे पहले ध्यान दो एसिडिटी क्या होता है। एसिडिटी फाइंड आउट की जाती है किसी भी बेस के लिए। ठीक है, एसिडिटी किसके लिए फाइंड आउट की जाती है, किसी भी बेस के लिए। ठीक है, अपोजिट, एसिडिटी मतलब बेस के लिए, बेसिसिटी मतलब एसिड के लिए। ठीक है, किसी भी बेस की एसिडिटी क्या होती है, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस गिवन बाय अ बेस। कोई भी बेस, ठीक है, जितने OH माइनस देगा एक्वस सॉल्यूशन में, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, कोई भी बेस एक्वस सॉल्यूशन में जितने OH माइनस देगा उनकी नंबर्स को ही क्या बोला जाता है, उस बेस के लिए एसिडिटी। ठीक है, तो बेस के फॉर्म में एसिडिटी निकाली जाती है। ठीक, वही एक्स फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी किसके लिए निकाली जाती है, एसिड के लिए, अपोजिट, बेसिसिटी एसिड के लिए, एसिडिटी बेस के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ H प्लस आयंस गिवन बाय एन एसिड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी एसिड ने उसके एक्वस सॉल्यूशन में जितने H प्लस आयंस दिए हैं, रिलीज किए हैं, ठीक है, उनकी नंबर ही बेसिसिटी को बताती है, जो कि बेसिसिटी को बताती है, जो कि एसिड के लिए क्या होगी, एक्स फैक्टर की वैल्यू। ठीक है, एसिड के लिए, बेस के लिए और वैलेंसी के लिए अलग अलग टाइप से एक्स फैक्टर निकाला जाता है। ठीक है, और किस तरीके से निकाला जाता है ये देखिए। ठीक, इसके बाद में अब बारी आती है वैलेंसी की। ठीक है, वैलेंसी, ठीक, अगर किसी आयन की बात करूं, केटायन या एनायन, पॉजिटिव चार्ज आयन या नेगेटिव चार्ज आयन की बात करूं, तो उस पे जो चार्ज है, चार्ज ऑन आयन, ठीक है, किसी भी केटायन या आयनाइन पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एनायन पे जो चार्ज है, ठीक है, वही इसको वैलेंसी को बताएगा। ठीक, पर अगर कोई सोल्ट की मैं बात करूं, ठीक है, तो सोल्ट के केस में किसी भी एक आयन का जो ओवरऑल चार्ज है वो क्या बताएगा, वैलेंसी को बताएगा। ठीक है, इन केस ऑफ सोल्ट, ठीक है, इन केस ऑफ सोल्ट चार्ज ऑफ, इसको बोल दो टोटल चार्ज ऑफ एनायन और केटायन। ठीक है, वैलेंसी अगर किसी आयन की बात करेंगे तब तो एक पर्टिकुलर आयन है, आयन के ऊपर जो चार्ज होगा उसको वैलेंसी बोल देंगे। पर अगर सोल्ट है तो सोल्ट में केटायन और एनायन दोनों ऐड होके कंबाइन होके सोल्ट बनाएंगे। ठीक है,
तो उस केस में जो सोल्ट की वैलेंसी होगी वो या तो टोटल केटायन का चार्ज, मतलब या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज, किसी भी एक को लिया जाता है, दोनों को नहीं लिया जाता है। ठीक है, ये हम अभी एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक, से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एसिडिटी, बेसिसिटी और वैलेंसी की हमने बात कर ली। इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है, एक्स फैक्टर। ठीक है, उस वैल्यू से हम डिवाइड करें। सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ एसिड का, HCl। ठीक है, HCl के लिए इक्विवेलेंट वेट अगर फाइंड आउट करते हैं तो HCl का मोलर मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 अपॉन इसके लिए एक्स फैक्टर की वैल्यू। ठीक है, ये क्या है, एसिड, तो एसिड कितने H प्लस देगा, ये एसिड 1 H प्लस देगा। ठीक है, तो वो इसके लिए क्या हो जाएगी, एक्स फैक्टर की वैल्यू। ठीक, 1 H प्लस देगा इसलिए वैल्यू 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 36.5। ठीक है, इसके बाद में दूसरी में बात करता हूँ H2SO4, ये भी एसिड है। इसके लिए इक्विवेलेंट वेट अगर फाइंड आउट करता हूँ तो इसका मोलर मास, 2 हाइड्रोजन है तो 2 into 1, एक सल्फर है तो सल्फर का एटॉमिक वेट 32, 4 into ऑक्सीजन का 16 डिवाइडेड बाय कितने हाइड्रोजन लेगा, 2, तो इसके एक्स फैक्टर की वैल्यू 2। ठीक है, ओवरऑल जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 49, ये इसका इक्विवेलेंट वेट है H2SO4। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, किसी बेस को ले लेते हैं NaOH। NaOH क्या है, बेस। इसके लिए इक्विवेलेंट वेट अगर मैं निकालता हूँ तो इसका मोलर मास 23 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 प्लस हाइड्रोजन के लिए 1। ठीक है, हमें मोलर मास निकालना आता है, एक क्लास 11 में पढ़ा है, अपॉन इसके लिए क्या आएगा, नंबर ऑफ OH माइनस, क्योंकि ये क्या है, बेस। ठीक है, कितने OH माइनस देगा, 1, 1 से डिवाइड कर दिया, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 40। अब मैं बात कर रहा हूँ किसी सोल्ट की, Na2CO3, इसके लिए इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इसके लिए इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए ध्यान दो, ये क्या है, सोल्ट, और सोल्ट के लिए मैंने क्या बोला था, सोल्ट के लिए जो एक्स फैक्टर की वैल्यू होगी, जो वैलेंसी होगी, ठीक है, वो या तो टोटल एनायन का चार्ज ले लो या टोटल केटायन का चार्ज ले लो। मतलब देखो इधर, यहाँ पे कितने सोडियम है, 2, 2 सोडियम के ऊपर, एक सोडियम के ऊपर पॉजिटिव का 1, 2 के ऊपर 2 पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल केटायन का चार्ज कितना है, +2। ठीक, CO3 पे चार्ज होता है -2। ठीक है, तो या तो केटायन का चार्ज ले लो, मतलब +2, या एनायन का चार्ज ले लो। ठीक है, और चार्ज में साइन नहीं लेना है, ओनली वैल्यू लेनी है, मतलब या तो 2 या इधर से 2, ओनली वैल्यू लेनी है, चार्ज नहीं लेना है। और या तो पूरा केटायन का चार्ज ले लो या पूरा एनायन का चार्ज ले लो, मतलब उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास, कितने सोडियम है, 2 सोडियम, 2 into 23 प्लस एक कार्बन 12, 3 ऑक्सीजन 3 into 16 डिवाइडेड बाय। ठीक है, किससे डिवाइड करना है, या तो केटायन के ओवरऑल चार्ज से, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज से, या ओवरऑल नेगेटिव चार्ज से। ठीक है, और डिवाइड करते टाइम पे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे डिजिट की वैल्यू लेंगे ओनली 2। ठीक, तो डिवाइड जब करोगे, इसको सॉल्व करने पे ही आएगा 106 डिवाइडेड बाय 2, इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 50। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना। ठीक, इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, या फिर सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट ऐसे भी निकाला जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो, केटायन तो सोडियम है और एनायन कौन है, कार्बन है। ठीक, तो इक्विवेलेंट वेट और सोडियम कार्बोनेट को हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम आयन, मतलब Na+ आयन, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 -2, मतलब कार्बोनेट आयन, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, सोडियम आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है, 23 अपॉन ओवरऑल चार्ज कितना है इस पे, 1। ठीक, या फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कितने सोडियम है, 2,
तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो चार्ज भी नीचे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद में कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट, तो कार्बोनेट का मोलर मास 12 इंटू 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाई इस पे जो चार्ज है तो ठीक है, इधर तो हो जाएगा 23 अपॉन इधर हो जाएगा 60/2 मीन्स 30, ओवरऑल कितना आ जाएगा 50। दोनों ही तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं सॉल्ट का। बस ध्यान ये रखना है, जब भी किसी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालो तो मोलर मास को किसी भी एक आयन के चार्ज से डिवाइड करना है, या तो टोटल चार्ज ऑफ केटायन से डिवाइड कर दो या टोटल चार्ज ऑफ एनायन से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, ये क्या किस पे बात होगी, नॉर्मेलिटी पे बात। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हम देखते हैं, वो है मोलेलिटी। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलेलिटी। ठीक है, इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। ठीक, इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। क्या होती है मोलेलिटी, इसको डिफाइन किया जाता है मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, dissolved in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सोल्यूट के वो मोल जो 1 किलोग्राम 1 केजी सॉल्वेंट में डिसॉल्व है उसी को क्या बोला जाता है, मोलेलिटी। ठीक, अब तक हमने जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स की बात की है उसमें सोल्यूट इन सॉल्यूशन, ठीक है, सोल्यूट इन सॉल्यूशन, जैसे परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म की बात की गई। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वेट, तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बात की है। ठीक है, मोलेलिटी की बात की है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बात की है। ठीक है, ये एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। बाकी सब में कॉमन है, सोल्यूट किसमें, सॉल्यूशन में। ठीक, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, बात की जाए फॉर्मूले की, मोलेलिटी स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्वेंट का मास लेना है, वो भी किस में लेना है, इन किलोग्राम। ठीक है, वापस से मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, तो इसको लिख देंगे मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्वेंट इसमें किलोग्राम। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, अगर हमें मास ऑफ सॉल्वेंट इसमें दिया है ग्राम में, तो उसको क्या कर लेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना है। ठीक, mass of solute in gram as it is upon molar mass of solute into, suppose mass of solvent किसमें दिया गया है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है ग्राम में, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड। ठीक, ये 1000 पलटी मार के कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, सिंपली क्या ध्यान रखना है इसकी डेफिनेशन को, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन करते टाइम हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, सॉल्वेंट का मास चाहिए। ठीक है, वो भी किसमें, किलोग्राम में, नहीं है तो हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में बात आती है इसकी यूनिट की। ठीक, यूनिट के लिए फॉर्मूला पे जाओ, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स खुद क्या है, यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, तो मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, किलोग्राम में, तो मोल्स
पर किलोग्राम। ये किसकी यूनिट होगी? मोलैलिटी की, या इसी को बोल दिया जाता है स्मॉल एम। स्मॉल एम का मीन्स मोलल। स्मॉल एम का मीन्स क्या है? मोलल। ठीक है, सपोज 1 स्मॉल एम, इसका मतलब क्या हो गया? 1 मोलल, मतलब 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये बात हो गई मोलैलिटी की। इसके बाद में अब हम बीच में कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स को छोड़ के पहले टॉपिक पे बात करेंगे, वो है कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड होती है। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड होती है, मतलब कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, टेम्परेचर बदलने पे बदल जाती है, और कौन सी नहीं बदलती है, अनअफेक्टेड रहती है। ठीक है, सिंपली इसके लिए दो बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, ऐसी कंसंट्रेशन टर्म्स जिसमें वॉल्यूम वाली टर्म प्रेजेंट है, ठीक है, वो टेम्परेचर के साथ क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, ऐसी कंसंट्रेशन टर्म जिनमें वॉल्यूम वाली टर्म आ रही है, वो टेम्परेचर के साथ क्या करती है? वेरी करती है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, और ऐसी कंसंट्रेशन टर्म जिनमें वॉल्यूम की टर्म नहीं आ रही है, केवल मास की टर्म आ रही है, वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। क्यों? सिंपल सा इसका रीजन है। क्या रीजन है? वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ में वेरी करता है। जब भी किसी सब्सटेंस का, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक, सॉलिड और लिक्विड में ये जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, पर गैस के केस में जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है वो बहुत अच्छा होता है, मतलब उसको अपन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इजीली। ठीक, तो टेम्परेचर चेंज करने पे वॉल्यूम पे चेंज होता है। ठीक, और अगर वॉल्यूम बदलेगा तो वॉल्यूम जिन भी कंसंट्रेशन टर्म्स में थे, वो कंसंट्रेशन टर्म्स भी क्या होगी? टेम्परेचर के साथ चेंज होगी। जबकि जिन कंसंट्रेशन टर्म्स में ओनली मास है, ठीक, तो मास टेम्परेचर के साथ में वेरी नहीं करता है, इसलिए वो कंसंट्रेशन टर्म्स भी टेम्परेचर के साथ में वेरी नहीं करेगा। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैंने बात की परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट में क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वेट। इसमें सॉल्यूट के मास और सॉल्यूशन के मास की बात हुई है, कहीं भी वॉल्यूम की बात हुई है क्या? नहीं हुई है। ठीक है, और वॉल्यूम की बात नहीं हुई है तो टेम्परेचर बदलने पर परसेंट वेट बाय वेट में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, दूसरी बात करता हूँ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ठीक है, किसकी बात हुई है? वॉल्यूम की बात हुई है। वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ वेरी कर जाएगा, इसलिए परसेंटेज वेट बाय वेट टेम्परेचर पे क्या होगी? डिपेंड होगी। ठीक है, बात करता हूँ मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, इसलिए मोलैरिटी भी क्या होगी? टेम्परेचर के साथ में चेंज होगी। ठीक है, नॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम आता है, इसलिए नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर के साथ में चेंज होगी। ठीक, मोलैलिटी में क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, मोल्स में भी कहीं वॉल्यूम नहीं आता, और मास ऑफ सॉल्वेंट खुद क्या है? मास, उसमें भी कोई वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है, इसलिए जो मोलैलिटी होती है वो टेम्परेचर से कैसी होती है? अनअफेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। जिन भी कंसंट्रेशन के टर्म्स के फॉर्मूला में वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होगी, जिनके फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहेगी। ठीक, इसके बाद में सपोज तुमसे पूछ लिया जाए टेम्परेचर बढ़ाने पे मोलैरिटी में क्या चेंज होगा या नॉर्मेलिटी में क्या चेंज होगा, तो सिंपल ध्यान रखना, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल एन को अगर मैं मोल्स बोलूँ तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ से क्या पता चल रहा है? मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक, और हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी।
ठीक है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक। सिमिलरली केस किसके साथ है, नॉर्मेलिटी के साथ। नॉर्मेलिटी भी क्या होती है, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो उसके लिए भी यही केस है, टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ने पे नॉर्मेलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेंट्रेशन के बाद नेक्स्ट टर्म पे